गुड मॉर्निंग। मैं रुक्मणी मीना। आज हम बीए पार्ट थर्ड के प्रथम प्रश्न पत्र के निदर्शन नामक टॉपिक पर चर्चा करेंगे। निदर्शन क्या होता है, निदर्शन किस काम आता है, या निदर्शन का प्रयोग हम किस तरह से करते हैं। तो निदर्शन सामाजिक अनुसंधान एवं सर्वेक्षण की आधारशिला है, क्योंकि इसके अभाव में हम कोई भी अनुसंधान या सर्वेक्षण का अध्ययन नहीं कर सकते। किसी भी प्रकार का अध्ययन करने से पूर्व अनुसंधानकर्ता को पहले से ही ये निश्चित करना होता है या तय करना होता है कि वो समूह के सभी सदस्यों से संपर्क स्थापित करके तथ्यों का संकलन करेगा अथवा उनमें से कुछ सदस्यों को प्रतिनिधि के रूप में चुनकर उनका अध्ययन करेगा। क्योंकि क्या होता है कि ये दोनों ही अलग अलग विधियों के माध्यम से किया जाता है। क्योंकि यदि सामाजिक अनुसंधानकर्ता सभी इकाइयों से व्यक्तिगत संपर्क कर अध्ययन करता है तो उसको हम संगणना विधि के नाम से जानते हैं। लेकिन यदि हम किसी विशाल क्षेत्र का अध्ययन करते हैं लेकिन उसमें से हम कुछ इकाइयों का चुनाव करके उस समस्या का अध्ययन करते हैं, उसको हम निदर्शन विधि के नाम से जानते हैं। तो पहले हम देखेंगे कि संगणना विधि किसे कहते हैं। तो संगणना विधि में क्या होता है कि अनुसंधानकर्ता समग्र यानी समस्त यानी कि जो जिस क्षेत्र का हम अध्ययन करने हैं उसके संपूर्ण क्षेत्र का अध्ययन वो करता है और प्रत्येक व्यक्तिगत स्तर पर यानी प्रत्येक व्यक्ति से प्रत्येक सदस्य से वो व्यक्तिगत संपर्क करता है और उनके बारे में जानकारी जुटाता है। उदाहरण के लिए हमारे देश में जैसे प्रति 10 वर्ष में जनगणना होती है, तो जनगणना के लिए हमें विविध प्रकार के सदस्यों से संपर्क करना पड़ता है, क्योंकि उनमें अंतर होता है, उनमें विविधताएं पाई जाती है। तो उसमें संगणना विधि का प्रयोग किया जाता है और प्रत्येक व्यक्ति से व्यक्तिगत संपर्क कर सूचना एकत्रित की जाती है। तो इसको कहते हैं हम संगणना विधि। लेकिन इसके विपरीत दूसरा है निदर्शन विधि। निदर्शन विधि किसे कहते हैं? ये अध्ययन करने का एक ऐसा तरीका है जिसमें अध्ययन करता या अनुसंधान करता जिस अध्ययन क्षेत्र का अध्ययन कर रहा है उसमें संपूर्ण जो इकाइयां हैं यानी समस्त जो क्षेत्र है उसमें से कुछ इकाइयों का चुनाव करना होता है। मान लीजिए हमें 5000 आबादी का सर्वे करना है, उसका अध्ययन करना है, तो उसमें से केवल 500 इकाइयों का चुनाव करना। उदाहरण के लिए हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे निदर्शन क्या होता है कि संपूर्ण इकाइयों में से कुछ इकाइयों का चुनाव करना जो संपूर्ण का प्रतिनिधित्व कर सके। जैसे एक गृहिणी जब घर में चावल बनाती है या दाल बनाती है या कुछ और चीज़ पकाती है तो उसमें से एक दाना निकाल के उसको जांच लेती है कि ये पका है या नहीं। इसी तरह से निदर्शन में भी क्या होता है कि बहुत सारी इकाइयों का अध्ययन करने के लिए जो हमारे पास इकाइयां हैं उनमें से कुछ इकाइयों का चुनाव कर अध्ययन किया जाता है और सभी इकाइयों का प्रतिनिधित्व किया जा सकता है और उनसे हम उचित निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। तो हमने देखा कि संगणना पद्धति अध्ययन की वह विधि है जिसके अंतर्गत समग्र अथवा क्षेत्र की सभी इकाइयों का अध्ययन कर सूचनाएं संकलित की जाती है। अनुसंधान एवं सर्वेक्षण के प्रारंभिक वर्षों में संगणना पद्धति द्वारा ही अध्ययन किया जाता था। आज भी जिन विषयों के बारे में पूर्ण शुद्धता की आवश्यकता होती है वह संगणना विधि का ही उपयोग किया जा सकता है। जैसे मैंने उदाहरण के लिए बताया जनगणना, जिसमें प्रत्येक परिवार के पास जाकर संबंधित सूचनाएं एकत्रित की जाती है। किंतु धीरे धीरे सामाजिक अनुसंधान में संगणना विधि का प्रयोग कम होने लग गया, क्योंकि संगणना विधि का प्रयोग उन्हीं चीज़ों के लिए किया जा सकता है जिसमें जैसे क्षेत्र उसका सीमित हो, उसमें कई गुणों वाली इकाइयाँ हों, जब प्रत्येक इकाई का अध्ययन करना हमारे लिए आवश्यक हो, या फिर इतना शुद्ध परिणाम चाहिए जो बिल्कुल यथार्थता पे खरा उतर सके और अनुसंधानकर्ता के पास संपूर्ण साधन हो, तभी हम संगणना विधि का प्रयोग कर सकते हैं। अन्यथा हम निदर्शन विधि का प्रयोग करते हैं।
तो हम यहाँ देखते हैं कि निदर्शन विधि कहते किसे हैं। तो हम छोटी सी चीज़, छोटे से शब्दों में या थोड़े से शब्दों में अगर हम देखें तो समग्र में से कुछ इकाइयों का अध्ययन हेतु जो प्रतिनिधित्व के रूप में चुनना निदर्शन कहलाता है। मतलब संपूर्ण इकाइयों में से कुछ इकाइयों का चुनाव क्या कहलाता है? निदर्शन। जैसा कि गुड्डे मार्ट ने कहा है कि एक निदर्शन, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट होता है कि एक विस्तृत समूह का एक लघुत्तर प्रतिनिधि, यानी कि बहुत विशाल क्षेत्र हो, बहुत बड़ा क्षेत्र हो, उसमें से कुछ इकाइयों का चुनाव कर ना ही क्या कहलाता है? निदर्शन। जैसे गृहिणियाँ चावल पके या नहीं ये जानने के लिए कुछ चावलों का परीक्षण करके देखती है, ना कि वो संपूर्ण चावलों को टटोल के देखते हैं। इसी प्रकार से जैसे हम बाज़ार से कोई चीज़ खरीदते हैं, जैसे गेहूँ है, चावल है, दाल है आदि, तो उसको खरीदते समय हम एक बोरी में से क्या करते हैं? एक मुट्ठी भर दाने लेकर उसकी जांच करते हैं। जैसे आम खरीदते हैं तो आम में से हम सब आमों को नहीं चखते, बल्कि एक आम चखकर हम अन्य आमों के बारे में निर्णय ले लेते हैं। केवल एक बूंद खून की परीक्षा कर डॉक्टर रोगी के रक्त के बारे में पता लगा लेता है एवं वो निष्कर्ष तक पहुंच जाता है। तो इसी तरह से अनुसंधानकर्ता भी क्या करता है कि एक विशाल क्षेत्र में से कुछ इकाइयों का चुनाव करता है और वो अपने निष्कर्ष तक पहुंचता है। तो निदर्शन क्या है कि निदर्शन बहुत बड़े समूह का एक छोटा प्रतिनिधि होता है जिसमें समूह के समस्त लक्षण विद्यमान होते हैं। प्रतिनिधि इकाइयों के द्वारा प्राप्त निष्कर्षों को समस्त समग्र अथवा समूह पर लागू किया जा सकता है। तो ये हमने देखी कि निदर्शन की परिभाषा। लेकिन निदर्शन के क्या क्या आधार हो सकते हैं, क्या क्या आधार होने चाहिए? ये प्रश्न उठता है कि निदर्शन में थोड़ी सी इकाइयों को बहुत बड़े समूह का प्रतिनिधि कैसे मान लिया जाता है? तो इसके मूल आधार है समग्र की सजातीयता, प्रतिनिधित्वपूर्ण चुनाव की संभावना और उचित परिशुद्धता। तो समग्र की सजातीयता, ऊपरी तौर पर हम जब देखते हैं तो व्यक्तियों एवं तथ्यों में बहुत अधिक समानताएं दिखाई देती है। यहाँ तक कि कारखाने में बनने वाली कोई दो वस्तु भी पूर्णतः समान नहीं होती। जैसे दो जुड़वा भाई समान नहीं होते, फिर भी यदि हम ध्यानपूर्वक देखें या विचार करें तो ऊपरी तौर पर दिखाई देने वाली इस विविधता में भी अंतर्निहित एकता अथवा समानता पाई जाती है। जैसे उदाहरण के लिए सभी मनुष्यों की शारीरिक बनावट ऊपरी तौर पर अनेक विविधताएं लिए होती है, फिर भी शारीरिक दृष्टि से उनमें कई समानताएं पाई जाती है। यही कारण है कि निदर्शन को समग्र का प्रतिनिधि मान लिया जाता है। इसी तरह से प्रतिनिधित्वपूर्ण चुनाव की संभावना, निदर्शन इस मान्यता पर आधारित होना चाहिए कि संपूर्ण समूह में से थोड़ी सी इकाइयाँ जो हम चुनते हैं उसका चयन इस प्रकार किया जाना चाहिए कि जो सभी इकाइयाँ हैं उनको चुनने की पूर्ण संभावना हो, क्योंकि हम पूर्वाग्रह से ग्रसित ना हों, बल्कि जितनी भी इकाइयाँ हैं उनमें से जब हम किसी इकाइयों का चुनाव करते हैं तो उनमें ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर इन इकाइयों का चुनाव करना है, बल्कि उनमें से सभी इकाइयों के चुनने की पूरी तरह संभावनाएं होनी चाहिए। जैसे उसमें हम कई आगे पढ़ेंगे, तो जैसे लॉटरी की विधि के माध्यम से, तो लॉटरी विधि से जब हम किसी इकाइयों का चुनाव करते हैं तो उनमें से किसी भी इकाई को चुनने की संभावना होती है। उचित परिशुद्धता, कोई भी निदर्शन 100% रूप से समग्र का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता, फिर भी पर्याप्त मात्रा में परिशुद्धता प्राप्त की जा सकती है। तो हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि निदर्शन में इकाइयों की संख्या पर्याप्त हो ताकि वो प्रतिनिधित्वपूर्ण हो सके और उनके अध्ययन से निकाले गए निष्कर्ष वास्तविक स्थिति का सही चित्रण कर सके। तो ये है निदर्शन के आधार। अब ये हम आगे देखेंगे कि एक श्रेष्ठ निदर्शन की आवश्यक विशेषताएं क्या होती है, क्योंकि निदर्शन द्वारा सामाजिक घटनाओं के बारे में हमारे निष्कर्ष कितने यथार्थ एवं वैज्ञानिक होंगे, ये इस बात पर निर्भर करते हैं कि हमारे निदर्शन की उत्तमता एवं समग्र की प्रतिनिधित्वपूर्णता कैसी है। अतः अध्ययन की सफलता के लिए हमें आवश्यक है कि हमारे निदर्शन में इन विशेषताओं का होना आवश्यक है। तो सबसे पहले देखेंगे समग्र का प्रतिनिधित्व।
एक श्रेष्ठ निदर्शन की सर्वप्रथम विशेषता ये होनी चाहिए कि वह समग्र का प्रतिनिधित्व करे। ऐसा तभी संभव हो सकता है जब समग्र की प्रत्येक इकाई को निदर्शन में सम्मिलित होने का समान अवसर दे सके। दूसरा, पर्याप्त आकार। निदर्शन का आकार कैसा होना चाहिए? पर्याप्त होना चाहिए। निदर्शन में जितनी अधिक इकाइयाँ होगी, परिणाम में उतनी अधिक शुद्धता यानी परिशुद्धता आने की संभावना रहती है। ये नहीं है कि निदर्शन का आकार बहुत छोटा हो, या ये भी नहीं होना चाहिए कि निदर्शन का आकार बहुत बड़ा हो। आकार पर्याप्त होना चाहिए, तभी हम शुद्ध निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। निष्पक्षता। एक श्रेष्ठ निदर्शन को पक्षपात एवं मिथ्या सुझाव से स्वतंत्र होना चाहिए, अन्यथा वह प्रतिनिधित्वपूर्ण होने का दावा नहीं कर सकता। निदर्शन का चुनाव करते समय इस बात का ध्यान अवश्य रूप से रखना चाहिए कि वो अनुसंधानकर्ता की रुचि, स्वार्थ, सुविधा एवं स्वेच्छा पर आधारित न हो, न ही उसमें पूर्ण धारणा या अनुसंधानकर्ता की असावधानी का कोई प्रभाव हो। निदर्शन साधनों के अनुरूप होना चाहिए। अनुसंधानकर्ता के पास जिस तरह के साधन हों, उसी प्रकार से निदर्शन की संख्या, प्रकार और चुनाव विधि को भी निश्चय किया जाना चाहिए। अनुसंधानकर्ता जब निदर्शन का चुनाव करे तो उद्देश्यों के अनुरूप होना चाहिए। निदर्शन कैसा होना चाहिए? सामान्य ज्ञान तथा तर्क पर आधारित। एक उत्तम निदर्शन वह है जो सामान्य ज्ञान एवं तर्क पर आधारित हो। निदर्शन को तर्क की कसौटी पर खरा उतरना चाहिए। केवल सूत्रों और नियमों का अनुकरण करने से ही आदर्श निदर्शन का चुनाव नहीं किया जा सकता। नियमों एवं सूत्रों के साथ साथ निदर्शन के चुनाव में अनुसंधानकर्ता को तर्क एवं सामान्य ज्ञान का प्रयोग भी करना चाहिए। निदर्शन व्यावहारिक अनुभवों पर भी आधारित होना चाहिए। जैसे जिस तरह का अनुसंधानकर्ता द्वारा किया जाना है, उसी प्रकार का अनुसंधान यदि किसी अन्य ने किया है तो उससे सलाह मशवरा करना चाहिए, उनके अनुभवों को साझा करना चाहिए। इसी तरह से निदर्शन की जो अंतिम विशेषता है वो है स्वतंत्रता, कि समग्र की सभी इकाइयाँ आपस में स्वतंत्र होनी चाहिए, अर्थात निदर्शन में किसी इकाई का सम्मिलित होना किसी अन्य इकाई के सम्मिलित होने पर निर्भर न हो। तो ये हमने यहाँ देखा निदर्शन का अर्थ, निदर्शन की विधि का आधार और निदर्शन की आवश्यक विशेषताएं। धन्यवाद।